गुड इवनिंग। आ जाओ सब लोग। गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है मेरी सबको? बता दो तो एक बार। वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर, फटाफट बता दो भाई सब लोग। गुड इवनिंग जया, दक्षा, राजत, विपुल, मधु। ओके, आ रही है, वेरी गुड। चलो जी, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज से हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों से दोपहर को ही हमने डिस्कशन कर ली थी। ओके, तो आगे उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अभी हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 2 जो है आपका क्या है भाई? रिसर्च। रिसर्च मतलब कि मेथोडोलॉजी बोल दो या फिर एप्टीट्यूड बोल दो। ओके, एप्टीट्यूड लगेगा आपका पेपर 1 के अंदर और मेथोडोलॉजी लगेगा आपका पेपर 2 के अंदर। ओके, जो कि हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर यूनिट 2 हम मैं भी कल या तो परसों से स्टार्ट कर देंगे। ओके, और अभी से हम यूजीसी नेट की मतलब कि साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो और डिफ़िकल्ट जो भी आपका यूनिट है वो एक आपका रिसर्च वाला होता है और एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वाला होता है। तो दोनों को पहले हम कवर करने वाले। ओके, ओके, वॉइस आ रही है? चलो, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ओके, तो आज हम पहले बेसिक सा जान लेंगे कि भाई साइकोलॉजिकल वैसे टेस्टिंग है क्या। ओके, उसका मीनिंग देखेंगे। उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और गुड टेस्ट किसको बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे। और उसकी यूसेस भी देखेंगे कि भाई क्या यूज़ मतलब कि किस में उसका यूज़ किया जाता है। ओके मैम, जी सेट पेपर 1 जी सिलेबस। यस, पेपर, अरे देखो दक्षा, ये पेपर 2 है। ओके, ये पेपर 2 है, नॉट पेपर 1। पेपर 2 है साइकोलॉजी। ओके, पेपर 1 वाला जो होता है वो हमारा अलग से होगा। उसकी चैनल जो है आरती प्रजापति, उसी पर होगा। ओके, पेपर 2 साइकोलॉजी का आपका साइकोलॉजी की चैनल पर होगा। क्लियर? तो चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ईमानदारी से लाइक करना है। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, जो भी बच्चे साइकोलॉजी वाले हैं, जिनके भी मतलब कि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वाला है, रिसर्च वाला है, ऐसा टॉपिक उनके अंदर भी आता है, जैसे कि एजुकेशन वाले मान लो। ओके, तो उनको भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, चलो जी, तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। अच्छे से समझना, लास्ट में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। ओके, इसीलिए पहले से ही ध्यान रखना और नोट भी साथ ही साथ बनाते रहना। ओके, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में जो टेलीग्राम चैनल है उसी पर मिल जाएगी। ओके, चलो जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है या दोनों सेम है, ये बताइए। मूल्यांकन का मतलब यहाँ पर असेसमेंट से होगा। ओके, असेसमेंट से होगा। एंड परीक्षण का मतलब आपका टेस्टिंग से होगा, टेस्टिंग। ओके, चलो जी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या दोनों सेम है या फिर दोनों में डिफरेंस है? इसका उत्तर करो सब लोग। चलो इसका उत्तर करो। देखो, साथ साथ में फीडबैक देना जरूरी है। आप लोगों को पता है, कम्युनिकेशन पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? तो कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होता है जब टीचर स्टूडेंट को कुछ पूछेंगे और स्टूडेंट उसका फीडबैक देंगे। डिफरेंस है, ओके, वेरी गुड। यस, डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है उसको समझते हैं भाई। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जिसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट बोलते हैं, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या कहता है? ये ब्रॉड एरिया है, मतलब कि विस्तृत एरिया है
गुजराती में बोलो तो विशाल। ओके, तो मतलब ये विस्तृत ब्रॉड एरिया है, जबकि आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है ना, वो इसका हिस्सा है छोटा सा। ओके, तो जब भी हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट किसी पर्सन का करते हैं, तब हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज करके हम उसका असेसमेंट करते हैं। ओके, क्लियर? यस, डिफरेंस है बिल्कुल। तो यहाँ पर समझ आया कि भाई साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जब भी बात आएगी तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट ब्रॉड एरिया है। ओके, जबकि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो उसके अंदर आने वाला एक हिस्सा है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन का असेसमेंट करते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी भी पर्सन का मुझे ये चेक करना है कि भाई उसके अंदर क्या क्या ट्रैट रहे। ट्रैट का मतलब क्या होता है, सिलगुण बोलते हैं, है ना। तो उसके अंदर क्या क्या गुण, उनके अंदर क्या क्या लक्षण रहे, तो उसको मुझे चेक करना है। तो अभी देखो, ट्रेड तो डिफरेंस होंगे एक ही पर्सन के अंदर, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अलग अलग तरह के टेस्ट यूज करूँगी। जैसे कि एंजाइटी लेवल उनका चेक करूँगी, उनका डिसऑर्डर कितना है ये चेक करूँगी, है ना। तो ये उसका इंटेलिजेंस टेस्ट लगाऊंगी उस पर, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट चेक करूँगी कि कितनी उसका कितना आईक्यू बन रहा है। तो मतलब कि इन सभी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं भाई, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं। और साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब मुझे ये बताइए कि भाई साइकोलॉजिकल जो भी टेस्ट है, ओके, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ओके, तो फादर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब कि साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है, टेस्टिंग। ओके, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए जो मनोवैज्ञानिक टेस्ट जो बोलते हैं, ओके, तो उनके फादर कौन है ये बताओ तो, कितने लोगों को पता है? चलिए देखते हैं। सभी साइकोलॉजी वाले हैं ना यहाँ पर? चलो जी, आंसर करो तो फादर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कौन है, उनका फादर कौन है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का? आंसर करो भाई, कौन है? बताओ भाई, जो भी दिमाग में आए बोल दो भाई। ऐसा तो है नहीं यहाँ पर किसी की बेइज्जती तो करनी नहीं हमें, है ना। जय श्री कृष्णा नीलेश कृष्णा यामिनी, हेलो अलका। चलो जी, इसका आंसर दो भाई। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के पिता किसको माना जाता है, किसको पता है? अगर नहीं पता तो नो लिख दीजिए, अगर पता है तो आंसर कर दीजिए। चलो भाई, फटाफट करना है। ओके, ओके, खबर नहीं, ओके, डोंट वरी स्किनर। चलो जी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के फादर माने जाते हैं आपके फ्रांसिस गाल्टन। नाम सुना है किसी ने फ्रांसिस गाल्टन? किन किन लोगों ने सुना है? फ्रांसिस गाल्टन सुना है सब? नहीं है? ओके, देखो, जिन्होंने नहीं सुना वो लोग सुन लीजिए। फ्रांसिस गाल्टन जो है उनको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के पिता माने जाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि इंटेलिजेंस टेस्ट के पिता किसको माने जाते हैं? फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बताओ तो इसका आंसर। द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, उसका भी नहीं पता है भाई? हाँ, इंटेलिजेंस टेस्ट के पिता भी नहीं पता, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई। हाँ, बताओ भाई, आंसर करो जिनको भी पता है। देखो, गुजराती वाले बच्चे ना, उनको हिंदी सीखना है, पता है ना क्या बोला था दोपहर को? बताओ बताओ भाई। ये हा 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 क्या है, किसका उत्तर दे रहे हैं सब लोग? ये बताओ तो, पीछे रह गए सब लोग भाई। जो लोग पीछे रह गए ना, वो बैक जाइए और अगेन लिंक को ओपन करें और फिर दोबारा से आ जाओ।
अच्छा, विलियम वुंट। क्या बात है भाई। देखिए जी, अब ये तो वुंट को भी नहीं पता है कि उसने ये साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया था। हाँ। क्या बात है। अच्छा सर, सॉरी, साइकोलॉजिकल क्या, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है, चलो जी। तो इंटेलिजेंस टेस्ट है, उनके फादर माने जाते हैं बीने साइमन। यस, यस, एक ही पर्सन का आंसर करेक्ट है, शरद दुडत। ओके, स्टैनफोर्ड बीने करेक्ट आंसर। ओके, स्टैनफोर्ड बीने हैं, उनको इंटेलिजेंस टेस्ट का पिता माना जाता है। ओके, और उसके पहले की बात करें तो फ्रांसिस गाल्टन है, उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के पिता उनको माने जाते हैं। ओके, क्लियर। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपकी एग्जाम में। चलो जी, असेसमेंट एंड टेस्ट के बारे में पता चल गया सबको। चलो जी, आगे चलते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है भाई? ओके, जस्ट वेट। ओके, साइकोलॉजिकल टेस्ट का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या करोगे भाई? तो सबसे पहले यहाँ पर देख ले रहे कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, एक ऐसा मानकीकृत विधि है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है। क्या है भाई? स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है। ओके, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ओके, जिसके द्वारा व्यक्ति के एक या एक से अधिक मनोवैज्ञानिक गुण, जी जिनको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल, जो भी उनके अंदर गुण होते हैं, उसका क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। अब देखो, ये मापन भी कैसा होता है? गुणात्मक होता है। गुणात्मक को क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव, है ना भाई, क्वालिटेटिव। और परिमाणात्मक, परिमाणात्मक मतलब कि मात्रात्मक, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। ओके, क्वांटिटेटिव, है ना। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ढंग से हम क्या करते हैं? कुछ शाब्दिक, शाब्दिक मतलब वर्बल, अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक, प्रतिक्रिया का मतलब क्या होगा? फीडबैक, उनके माध्यम से होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भाई जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ओके, एक क्या होती है? स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होती है। स्टैंडर्डाइज मतलब कि उसको स्टैंडर्ड किया जाता है। ओके, स्टैंडर्ड क्या है मैं आगे बताऊंगी। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है? किसी पर्सन है, कोई व्यक्ति है, ओके, उसके अंदर जो भी मनोवैज्ञानिक गुण एक रहा है या फिर एक से ज्यादा रहा है, ओके, तो उन गुणों का मापन हम करते हैं। और वो भी कैसा कि भाई कुछ ऐसे भी गुण होंगे जिनको हम क्वालिटेटिव बोल सकते हैं, मतलब गुणात्मक बोल सकते हैं, है ना। बिल्कुल, हाँ। और क्वांटिटेटिव होते हैं जिनको हम मात्रा के रूप में बता सकते हैं। ओके, जैसे कि आईक्यू हो गया आपका, तो आईक्यू आप क्या बता सकते हो भाई? हाँ, कि इतने इतने मार्क्स आए, है ना। जैसे कि अभी अभी ग्रुप में हमने डिस्कस किया आईक्यू के बारे में, क्वेश्चन अभी अभी ही जस्ट 15-20 मिनट पहले ही हमने इसका क्या किया था? एक डिस्कशन किया था, है ना, जहाँ पर आपको मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, इस तरीके से था, है ना। तो ये जो आईक्यू का मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये था कि भाई मेंटल एज कितनी दी हुई थी भाई? मेंटल एज आपको 16 दी हुई थी, और क्रोनोलॉजिकल एज आपकी 20 दी हुई थी। अब देखो, क्रोनोलॉजिकल एज जो शारीरिक वय बोलते हैं जिसको, तो वो शारीरिक वय की मैक्सिमम जो होती है, मतलब कि मैक्सिमम उसका जो अंक होता है वो 16 मानकर चलते हैं हम। ओके, जिसके भी आईक्यू हमें निकालनी है तो मैक्सिमम क्रोनोलॉजिकल एज हम कितनी लेते हैं? 16 लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने 16 लगा लिया, भले ही आपको क्वेश्चन के अंदर 20 दिया है, फिर भी आपको लगाने कितने होंगे? बिकॉज मैक्सिमम 16 है, तो उसको 16 को लिया और 100 से उनको मतलब के इंटू किया। ओके, गुना किया, 16 यहाँ से कट गए, 100 आपका आईक्यू आ गया। ओके, अब देखो ये आईक्यू जो है वो किस में आया भाई? वो 100 आपके अंक में आया। तो जब भी संख्या में कोई भी मतलब कि कोई स्कोर आ रहा है, संख्या में आप मापन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। अगर मान लो कि मैं ये बोल दूं कि भाई चलो जी, मैं कुछ एक और भी हम गुण ले लेते हैं जिसको हम ये बता सकते हैं कि भाई हाँ, ये लड़का
हाँ चलो जी, ये बता सकते हैं कि भाई इस लड़की के अंदर ये गुण है, वो बहुत ज्यादा है, कम है। ओके, ज्यादा कम ऐसे शब्द यूज करते हैं जहां पर जिस गुण के अंदर टेस्ट लगाते, तो ज्यादा कम। ओके, तो ऐसे जो शब्द को हम जब यूज करते हैं तो वो हो जाता है क्वालिटेटिव, गुण को दर्शाता है, गुण से हम मापन करते हैं, है ना। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है किसी भी पर्सन या किसी भी पर्सन के अंदर एक या एक से अधिक जो भी मनोवैज्ञानिक गुण रहते हैं उसका मापन करता है। मापन भी कैसे करता है, गुणात्मक रूप से और परिमाणात्मक ढंग से करते हैं, वो भी शाब्दिक और अशाब्दिक। आप लोगों ने टेस्ट देखे होंगे, है ना। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो वर्बल होते हैं, है ना। कुछ क्या होते हैं, वर्बल होते हैं, कुछ होते हैं नॉन वर्बल होते हैं, है ना। तो इस तरीके से किसी भी वर्बल या नॉन वर्बल से फीडबैक लेकर क्या किया जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है। ओके, यस, क्योंकि 16 के बाद व्यक्ति की मेंटल एज इंक्रीज नहीं करता, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बिल्कुल। चलो जी, अब देखो, हाँ, और एक परिभाषा दी है कैप्लन और सकूजो ने। ओके, तो कैप्लन और सकूजो के मतलब क्या है भाई, साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ सेट ऑफ आइटम्स। ओके, मतलब कि क्या कहा जा रहा है, आइटम्स का मतलब क्या होगा, हिंदी में होगा एकांश। ओके, या तो फिर आपको मिल जाएगा मद। ओके, ये दोनों शब्द आपको याद रखने, जो भी बच्चे हिंदी में उसे अगर रीड कर रहे हैं तो एकांश या मद होगा। तो कुछ आइटम्स होते हैं, आइटम्स मतलब एकांश मद होता है, उनका एक सेट होता है। ओके, बहुत सारी आइटम्स का सेट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, जिसको हम आइटम बोलते हैं। मतलब कि प्रश्न के रूप में जो होता है ना भाई, प्रश्न के रूप में होता है, वो सारा आपका क्या कहलाएगा, आइटम्स कहलाएगा। ओके, आइटम्स मतलब खाने वाली आइटम्स नहीं है। ओके, तो सेट ऑफ आइटम्स, आइटम्स का सेट होता है, और डिजाइन टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट पैटर्न टू बिहेवियर, मतलब कि ह्यूमन के बिहेवियर की। ओके, मनुष्य के बिहेवियर, व्यक्ति के बिहेवियर की, वर्तन की, क्या वर्तन नहीं, सॉरी, व्यवहार बोला जाएगा। ओके, हिंदी में व्यवहार। ओके, गुजराती वालों को पता चल गया है वर्तन। ओके, हिंदी वालों के लिए व्यवहार। तो किसी भी पर्सन का जो व्यवहार होता है, उसका जो उसके व्यवहारों के बेस पर उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, इंसान के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं, मतलब कि जो गुण रहे हैं, ओके, उसका मेजर किया जाता है उन आइटम्स के थ्रू। ओके, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर क्या होता है भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, तो सेट ऑफ आइटम्स, आइटमों का क्या है भाई, सेट है, या तो फिर प्रश्नों का एक सेट होता है। ओके, और जो क्या करते हैं, वो प्रश्न क्या होते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो इंसान के अंदर, मतलब कि व्यक्ति के अंदर जो भी उनकी कैरेक्टर्स है, उनके बिहेवियर को क्या करता है, मेजर करता है। क्लियर। ओके, आगे देखते हैं। परीक्षण जो होता है भाई, वो टास्क के रूप में होता है। ओके, जैसे कि टास्क दिया जाता है, जैसे कि हमने आप लोगों को टास्क दिया था ना कि भाई इतना आपको काम करना है, इस तरीके से काम करना है, तो ये टास्क होता है। तो टास्क बेस पर भी होता है। ओके, क्वेश्चन आयर के रूप में भी होगा, क्वेश्चन आयर देंगे, उसके बेस पर भी टेस्ट लिया जाएगा। या फिर एपरेटस, एपरेटस का मतलब क्या होगा, जैसे कि कोई पजल दे दिया जाए। ओके, तो ऐसे जो भी काम दिए जाएंगे उसको एपरेटस होता है। तो टेस्ट जो होता है वो टास्क के रूप में भी हो सकता है, क्वेश्चन आयर के रूप में भी हो सकता है, एपरेटस के रूप में भी हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है। ओके, टेस्ट जो होता है वो बाह्य व्यवहार, जिनको ओवर्ट बिहेवियर कहते हैं, और आंतरिक व्यवहार, जिनको कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं, दोनों का मापन करता है। मतलब कि ओवर्ट का भी करेंगे, कोवर्ट का भी करेंगे, बाह्य व्यवहार का भी मूल्यांकन करेगा और आंतरिक व्यवहार का भी करेगा। बाह्य व्यवहार किसको कहेंगे, बताओ तो, बाह्य व्यवहार किसको किसको कहेंगे भाई। यस, व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणात्मक लक्षण का मापन, बिल्कुल सही आशीष। ये बताओ तो, बाह्य व्यवहार में क्या आएगा, चलो, और आंतरिक में क्या आएगा, बताओ। आंतरिक व्यवहार किसको कहेंगे और बाह्य व्यवहार किसको कहेंगे, बताओ भाई।
हाँ, जैसे कि खेलना, बिल्कुल जो बाहर से दिख रहा है ना बिहेवियर, उसको हम बाह्य व्यवहार कहेंगे, ओवर्ट बिहेवियर कहेंगे। ओके, जैसे कि मान लो कि आप लोगों ने कोई टेस्ट लगाया तो उसके लिए आपने कितना टाइम लिया, आपको कितनी थकान हो रही है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी भाई, आपकी ओवर्ट बिहेवियर हो जाएगी, मतलब बाह्य व्यवहार हो जाएगा। आंतरिक व्यवहार किसको कहेंगे भाई? हाँ, जो दिखाई देता है उसको हम ओवर्ट बिहेवियर कहते हैं, बिल्कुल सही है। और कोवर्ट बिहेवियर किसको कहेंगे? कोवर्ट किसको कहेंगे? आंतरिक व्यवहार किसको कहेंगे भाई? देखो, इंग्लिश वर्ड याद रखना है भाई, आए या ना आए। दोपहर को बताया था ना मैंने आप लोगों से कि भाई बाबा बने तो हिंदी बोलना ही पड़ेगा। इसी तरीके से अगर यूजीसी नेट क्रैक करना है तो इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा। यस, और जो नहीं दिखाई देता उसको हम आंतरिक व्यवहार बोलते हैं। जैसे कि आपकी मेंटल प्रोसेस हो गई, है ना, मेंटल प्रोसेस हो गई, है ना, कोई थिंकिंग है आपके दिमाग में, कोई थ्रोट आ रहा है, ओके, तो अंदर से जो भी चीजें बनती है वो सारी मन के अंदर जो, यस, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, उसी को हम बोलते हैं कोवर्ट बिहेवियर। क्लियर? ओवर्ट कोवर्ट। चलो जी, आगे देखते हुए साइकोलॉजिकल टेस्ट के उद्देश्य क्या है, उसके पर्पस क्या है। किसी भी चीज का कोई ना कोई पर्पस होता है ना। आप लोग भी क्लास में आए तो आपका भी यहाँ पर कोई ना कोई पर्पस है, मतलब कोई मकसद है ना, कोई उद्देश्य है, कोई ध्येय है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, उसके उद्देश्य में दो चीजें आपको नोट करनी। एक तो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के शील गुण, मतलब कि ट्रेट, ट्रेट मतलब समझ रहे हो ना, जो आपके अंदर लंबे समय से है। ओके, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ना, ये तो बहुत ही शर्माल, मतलब क्या बोलते हैं, लज्जाशील व्यक्ति है। ओके, हम बोलते हैं ना कि ये बहुत ही लज्जाशील व्यक्ति है, तो लज्जाशीलता का गुण उसके अंदर पहले से, मतलब बहुत लंबे समय से होता है, तभी जाकर हम ये बोलते हैं ना कि ये लज्जाशील व्यक्ति है ना। किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि हाँ, इसका बिहेवियर ना वो अंतर्मुखी की तरह है, मतलब कि वो अकेला अकेला रहना पसंद करता है, किसी के साथ घुल मिल नहीं रहा, है ना। तो ये क्या बता रहे हैं हम, उसको उसको नोटिस करते हैं कि हाँ, उसके अंदर लंबे समय से ये उसके अंदर गुण रहा है ना, उसके बेस पर हम बताते। तो ट्रेट का मतलब यही है, सिलगुण जिसको बोलते हैं। ओके, ये बताओ तो सिलगुण का सिद्धांत किसने दिया था? किसी को पता है सिलगुण का सिद्धांत? आंतरिक यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन शरीर के अंदर, हाँ बिल्कुल, मेंटल प्रोसेस, बिल्कुल, हृदय का पंपिंग, यस, करेक्ट, दिल का धड़कना जिसको बोलते हैं ना, वो भी हमारी क्या है भाई, आंतरिक बिहेवियर है ना। किसी को देखकर हमारे हृदय के अगर धड़कनें तेज हो जाती है तो मतलब कि ये आपकी क्या हो गया भाई, ये बिहेवियर क्या हो गया आपका, कोवर्ट बिहेवियर हो गया। ओके ओके, सिलगुण का सिद्धांत, ओलपाट याद आ रहा है किसी को? ओलपाट गुजराती में बोलो तो चारित्र, चारित्र ना गुणों। ओके, तो सिलगुण का सिद्धांत जिसको बोलते हैं वो ओलपाट ने दिए थे। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बताया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सिलगुण का या मानसिक प्रक्रिया की एक या अनेक पहलू की तुलना करना। मतलब कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर ए व्यक्ति है, यहाँ पर बी व्यक्ति है, यहाँ पर सी व्यक्ति है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इसके मान लो मुझे एंजाइटी लेवल ही चेक करना है भाई, है ना, एंजाइटी चेक करना है। तो एंजाइटी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी भाई, तो मैंने ए का एंजाइटी टेस्ट लिया, बी का लिया, सी का लिया, और फिर इन दोनों, इन सभी के स्क्वायर मैंने बना लिए। ओके, ये स्क्वायर मुझे मिल गए, फिर मैं क्या करूंगी, इनके बीच में कंपेयर करूंगी। ओके, तुलना करना मतलब कंपेयर करना। ओके, तो मैं इन लोगों के, जो इन लोगों के अंदर जो एंजाइटी लेवल कितना रहा है उनके पहले स्क्वायर लूंगी, मतलब कि टेस्ट अप्लाई करूंगी, उनके जो भी स्क्वायर आएंगे उन स्क्वायर को यहाँ पर क्या करूंगी, एक दूसरे के साथ कंपेयर करूंगी। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का उद्देश्य यही होता है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं, उनके अंदर जो भी ट्रेट रहा है या फिर उनके मेंटल प्रोसेस है वो एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे अलग रहता है ना, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे अलग होता है। जैसे कि मान लो कि कुछ जुड़वा बच्चे हैं, ओके, फिर भी उन, भले ही जुड़वा बच्चे लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है ना।
तो ये चेक करता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद है व्यक्ति के शील गुणों का या मानसिक प्रक्रियाओं का गुणात्मक या मात्रात्मक दोनों ढंग से मापन करना। अरे भाई एक ही पर्सन है, मान लो ये ए पर्सन है, इसके अंदर भी बहुत सारी एबिलिटीज रही होगी ना भाई, इसके अंदर भी अलग अलग गुण रहे होंगे, जैसे कि एंजाइटी हो गई, मान लो डिसऑर्डर हो गया, मान लो कि कोई और भी अच्छे अच्छे भी ट्रेट रहे होंगे, है ना भाई। तो ये सारे इतने सारे जो ट्रेट उनके अंदर रहे हैं, उनकी जो मेंटल एबिलिटीज है, मेंटल प्रोसेस है, उनका भी हम क्या करेंगे भाई, उनका भी हम मापन करेंगे। ओके, और वो भी मापन कैसे हो सकता है, गुणात्मक क्वालिटेटिव रूप से भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव रूप से भी हो सकता है। ओके, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये बुरा है। ओके, तो ये सारा हो गया गुड बैड। ओके, ये नाइस। ओके, ये सारी चीज़ें जो बता रही है वो गुणात्मक बता रही है, और मात्रात्मक में मात्रा के आधार पर हम देख सकेंगे। ओके, तो इस तरीके से एक ही पर्सन के अलग अलग गुणों को भी हम मापन कर सकते हैं, और अलग अलग व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इसको हम ये सोच सकते हैं ना भाई कि ये पर्सन के जितने भी, मान लो कि जितने भी सुशील गुण रहे हैं उनकी अगर हम मापन कर रहे हैं, मतलब कि एक ही घर के अंदर जो अलग अलग सदस्य मतलब रह रहे हैं, एक ही खून, मतलब एक ही घर में मान लो 4 या 5 पर्सन रह रहे हैं, तो उनका तो खून एक ही है ना भाई। हाँ, तो उनका अगर हम मापन कर रहे हैं तो मतलब कि हमने क्या किया भाई, एक ही पर्सन के अलग अलग गुणों को देख लिया। ओके, अब देखो ये आप हैं, ये आपका घर है और ये पड़ोसी का घर है, इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं भाई कि भाई हाँ इनके घर में क्या है और इनके घर में क्या है। तो ये कंपेयर हो गई आपकी दो लोगों के बीच की। ओके, क्लियर, समझ आ रहा है ना चीजों को, हिंदी में सबको दिक्कत नहीं हो रही ना भाई। चीजों को समझ आ रहा है ना भाई, चलो जी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे। अब देखो एक उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या हो सकती है, एक अच्छा परीक्षण किसको कहेंगे हम, समझ आ रही है। ओके, चलो अच्छी बात है। जहां पर भी जिनको भी समझ नहीं आ रही है, जो भी गुजराती वाले बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आ रही है, वो एक नोट में लिख लीजिएगा, क्लास के अंदर ग्रुप के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे गुजराती में भी। ओके, तो उनको घबराना नहीं है भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या हो सकती है, गुड टेस्ट किसको बोला जा सकता है। ओके, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए उसके ये 5 आपको याद रखने हैं, ये उसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, एक गुड टेस्ट किसको बोला जाता है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आपको याद रखना है। एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, और लगभग लगभग एक आध बार आया भी हुआ है। ओके जी, चलिए सबसे पहले है वस्तुनिष्ठता, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा है विश्वसनीयता, जिसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। तीसरा है वैधता, जिसको बोलते हैं वैलिडिटी। चौथा है मानक, जिसको बोलते हैं नॉर्म्स। ओके, और पांचवा है व्यवहारिकता, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई भी, आप इन पांचों को याद रखने के लिए कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रिक है तो। ओके, अगर ये बन सकता है भाई, नो। ओके, नो। ओके, रुको भाई, ओके, नो VRP। ओके, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, नो VRP। ओके, इस तरीके से याद रह जाएगा। एन से नॉर्म्स हो गए, उसी ऑब्जेक्टिविटी हो गई। ओके, वी का मतलब हो गया वैलिडिटी, आर का मतलब हो गया आपका रिलायबिलिटी। ओके, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकलिटी। ओके, यस,
5 उसके क्या है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है। ओके चलो अब इनको समझते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी को किसको कहेंगे भाई, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, ये सारा अपने पेपर 1 में भी पढ़ा है, रिसर्च में भी पढ़ा है। ओके और अगेन यहाँ पर आ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी का तात्पर्य ये है कि भाई साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है उसके अंदर परीक्षक के द्वारा जो भी टेस्ट ले रहा है पर्सन, ओके उसको परीक्षक बोलते हैं। तो परीक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार का पक्षपात के पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। ओके क्या समझे यहाँ से ये समझ आ रहा है ना आप लोगों को। मान लो कि आपने मास्टर की एग्जाम ली है ना, मतलब कि पीजी किया था जब आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन, या तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आप एग्जाम देने जाते हो। तो एग्जाम के अंदर क्या होता है भाई कि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो आपने मान लो कि ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तब मान लो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ओके यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। ओके ए ने 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसका आंसर किया, बी ने भी किया, सी ने भी किया, डी ने भी किया, अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर किया। अब क्या हुआ, परीक्षक जो था उसने ए को दिए 10 में से 8 मार्क्स, ओके बी को दे दिया 5 मार्क्स। अब परीक्षक की सी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मतलब कि पता नहीं उनका ना क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। ओके परीक्षक बोले यस तो सी बोले नो, इस तरीके की कंडीशन थी। परीक्षक ने बोला बेटा आजा तू एग्जाम के अंदर, मैं देता हूँ तुझे मार्क्स बहुत अच्छे। ओके अब देखो ये खटर पटर उनकी पूरे साल में जो रही थी उसकी इफेक्ट यहाँ पर सी को बेचारे को एग्जाम में भुगतनी पड़ी, और परीक्षक ने सी को दे दिए भाई 2 मार्क्स। सी ने लिखे थे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आंसर लिखा था, 10 मार्क्स का था तो बहुत बढ़िया से आंसर लिखा था, और उसका फेवरेट भी क्वेश्चन था तो उसने अच्छे से आंसर लिखा। लेकिन परीक्षक ने क्या किया भाई, उसको दिमाग में रख लिया था और उसको 2 मार्क्स दे दिए। डी को दे दिए मान लो कि 6 मार्क्स। ओके अब देखो ये 8 मार्क्स ए को दिए, ए तो ना उनका फेवरेट था, मतलब परीक्षक बोले बेटा ए जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ, तो ए दौड़कर लेकर आता चाय। परीक्षक बोले बेटे ए इतना काम कर दो, बेटा कर देता काम, और इसी वजह से यहाँ पर बेटे को हो गया फायदा और परीक्षक ने दे दिए 1 मार्क्स। ओके यस अलका पीडीएफ सबकी मिलेगी, डोंट वरी। ओके अब देखो क्या हुआ, ये क्या कर दिया भाई, परीक्षक ने क्या कर दिया, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी ला दी, मतलब पक्षपात किया, पूर्वाग्रह रखा, सी के प्रति क्या रखा भाई, पूर्वाग्रह रखा कि बेटा देखो तूने मुझसे पंगा लिया ना, चल दिखाता हूँ एग्जाम में। तो ये काम कर दिया परीक्षक ने। ओके तो ऐसा हमें नहीं करना है। वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ओके आपका जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसके अंदर जब भी हम किसी भी पर्सन का टेस्ट लेते हैं तब हमारा किसी भी प्रकार का पक्षपात, पूर्वाग्रह जिसको बायस बोलते हैं ना, तो किसी भी प्रकार का बायस उसके अंदर नहीं आना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ओके उसके बाद देखो वस्तुनिष्ठता है तो उसके भी 2 प्रकार है। ओके याद रखना ऑब्जेक्टिविटी के 2 प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। एक तो है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स, जो भी आइटम्स हम रखते हैं, जो भी क्वेश्चन उसके अंदर रखते हैं ना, तो उस आइटम्स के बारे में यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे कि देखो परीक्षण के एकांश ऐसे होने चाहिए, मतलब आइटम्स ऐसे होनी चाहिए कि सभी व्यक्ति उससे एक ही अर्थ निकालें। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डाला हुआ है टेस्ट के अंदर और यहाँ पर आशीष है मान लो, ओके यहाँ पर अलका है मान लो, यहाँ पर दक्षा है मान लो। ओके यस किसी टेस्ट को किसी भी प्रकार से पक्ष, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी कहेंगे, हाँ बिल्कुल सही वे में समझे आशीष आप। ओके दक्षा, फिर यहाँ पर यामिनी है भाई। ओके चलो जी ये चार लोगों ने टेस्ट को दिया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा था ना वो ही क्वेश्चन आशीष उसी अर्थ में समझा।
अलका भी उसी अर्थ में समझी, तक्षा भी उसी अर्थ में समझी, यामिनी भी उसी अर्थ में समझी। ओके, तो मतलब क्या हुआ, सभी लोगों ने उस क्वेश्चन को मतलब उस आइटम को एक ही अर्थ में लिया है और उसकी उसी अर्थ में समझकर उसका आंसर किया। तो मतलब हो गया भाई आपकी आइटम्स कैसी, ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर है। ओके, यानी कि उसका अर्थ जो है वो जैसा है वो ही सब लोग निकालनी चाहिए। ओके, आइटम जो होती है वो स्पष्ट होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं भाई कि चलो आशीष ने कुछ और समझ लिया, अलका ने कुछ और समझ लिया, दक्षा ने कुछ और समझ लिया, यामिनी ने कुछ और समझ लिया। ओके, तो ये तो भाई क्या हो जाएगा भाई, हम बोलते हैं ना कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर आ जाती है ना। तो मतलब यहाँ पर इसी तरीके की बनती है घटना कि भाई आइटम जो होती है अगर आपकी स्पष्ट नहीं होगी तो मतलब तो क्या हो जाएगा भी, सबका नजरिया अलग अलग हो जाएगा, सब लोग उसका जो भी मीनिंग निकालेंगे वो अलग अलग मीनिंग निकालेंगे। तो फिर हम उसका जो भी मेजर करना चाहते हैं वो मेजर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जरूरी होता है कि भाई आपकी जो भी आइटम आप रखते हो टेस्ट के अंदर वो कैसी होनी चाहिए, क्लियरली होनी चाहिए। ओके, उसके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। स्पष्ट का मतलब होता है क्लियरिटी होना, सरलतम शब्दों में होना चाहिए, एकदम इजी वर्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं हाई हाई लैंग्वेज में आप लिखो और बच्चे कंफ्यूज होते जाए कि भाई ये लिखा क्या है ना। तो यहाँ पर इजी शब्दों में लिखी होनी चाहिए आइटम। ओके, एकांश में एक रूपता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी क्या होगी बताओ, समझ आ रहा है ना, इस क्लास चल रहा है, थैंक यू सो मच। यूनिफॉर्मिटी क्या होती है बताओ तो, यूनिफॉर्म शब्द को समझते हो ना भाई, स्कूल में जब पढ़ने जाते तो यूनिफॉर्म पहनते थे कि नहीं, सब में एक रूपता होनी है ना, मतलब कि एक जैसा होना। तो टेस्ट हमारा ऑलवेज कैसा होना चाहिए, आप लोगों ने जब जब टेस्ट दिया होगा आपको पता होगा है ना कि पहली जो आइटम होती है वो इजी होती है। ओके, उसके बाद आपकी मॉडरेट होती है। ओके, उसके बाद आपकी डिफिकल्ट आती है ना। तो आपकी जो भी एग्जाम होती है मतलब कि आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो कैसा होना चाहिए भाई, उसके अंदर एक रूपता यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ किस तरीके से, ऐसे नहीं कि सारे के सारे इजी निकाल दो, सारे के सारे क्वेश्चन इजी निकालोगे तो भाई पास ही सब लोग हो जाएंगे, 100% रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई सारी की सारी आइटम मॉडरेट ही रखो, मॉडरेट रखो तो रिजल्ट भी मॉडरेट मिलेगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई सारी की सारी आइटम जो है वो डिफिकल्टी होनी चाहिए, अगर सारी की सारी डिफिकल्ट रखोगे तो पास ही कौन होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सभी चीजें होनी चाहिए। ओके, एक रूप में होनी चाहिए और इजी टू डिफिकल्ट होनी चाहिए। इजी मतलब सरल, मॉडरेट मतलब मध्यम, ओके, डिफिकल्ट मतलब कठिन। तो इजी, सरल से कठिन की ओर हम जाते हैं, है ना। आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा था, सरल से कठिन की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इजी टू डिफिकल्ट चलेंगे, क्लियरली। तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए 8 आइटम्स के अंदर, ये सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्टिविटी में आ जाएगी। ओके, याद रखिए सारी चीजें एक एक लाइन से आपका क्या निकलेगा, क्वेश्चन निकलेगा। उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग। ओके, जो भी स्कोर होते हैं उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब कि स्कोर जो जिस तरीके से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, है ना, बस यही बात यहाँ पर है कि भाई आइटम्स का जो भी स्कोर होता है ओके, इस प्रकार स्कोरिंग किया जाना चाहिए कि परीक्षक का पूर्वाग्रह उसको प्रभावित न करे। यहाँ पर जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल लिया कि परीक्षक ने भाई सी को पकड़ लिया और बेटा ले लो पंगा मुझसे, फिर मैं लूंगा तुझसे पंगा एग्जाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जिसके जितने मार्क्स बन रहे हैं उसको उतने ही देने हैं। ओके, यहाँ पर हमारा कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि भाई पड़ोसी वाला है हर रोज खटर पटर करता है तो चलो जी उसको थोड़ा सा कम मार्क्स दे देते, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, और ये सगा वाला है तो उसको अंदर इसको हम ज्यादा मार्क्स देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह मतलब बायस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, उसको बोलते हैं स्कोरिंग, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्टिविटी
ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स में क्या आ जाएगा, उसका जो भी मीनिंग होता है आइटम्स का वही सब लोग समझने चाहिए। जो आइटम होती है वो स्पष्ट होनी चाहिए, सरल शब्दों में होनी चाहिए, आइटम्स में भी एक रूपता यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ओके, और जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग क्या होती है, तो स्कोरिंग में क्या होगा भाई कि जो भी स्कोरिंग होगा उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात या पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर यहाँ तक ऑब्जेक्टिविटी? यस, एक समान। यस, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी आती है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता जिसको बोलते हैं ना। यहाँ पर आपको ये नहीं समझना भाई इतना ही विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी पूरी आपकी पीछे आएगी, बहुत एक पूरा क्या बोलते हैं भाई क्लास लग जाएगा उसमें। ओके, रिलायबिलिटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है। अभी हम बेसिक पहले जान लेते हैं, ओके, ताकि इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। अब देखो साइकोलॉजिकल टेस्ट, एक तो हमने देखा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा आप देख रहे हैं रिलायबिलिटी, उसके अंदर लो कि आज ये आशीष है। ओके, आज मान लो कि आशीष के मैंने एक टेस्ट लिया टुडे। ओके, अब देखो आशीष का अगर आज टेस्ट लिया तो अगर आशीष के स्कोर बने 50 में से मान लो कि 40 स्कोर बना। अब 15 दिन के बाद, ओके 15 डेज, ओके 15 डेज के बाद अगर मैं आशीष का वो ही टेस्ट ले रही हूँ, मतलब जो आज लिया था ना वही टेस्ट मैं 15 डे के बाद में ले रही हूँ, तो 50 में से उसके स्कोर फिर भी 40 आ रहा है। मतलब क्या निकला भाई, एक ही पर्सन पर एक ही टेस्ट, ओके सेम टेस्ट, सेम टेस्ट, ओके सेम पर्सन पर जब हम लगाते हैं और क्या होता है भाई अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइम पे डिफरेंस टाइम पे अगर लगाते हैं और सेम रिजल्ट मिलता है, ओके सेम रिजल्ट मिलता है, तो मतलब कहलाता है कि भाई ये जो टेस्ट है वो क्या है भाई, रिलायबल है। क्लियर? एक ही पर्सन पर एक ही टेस्ट 2 बार या ज़्यादा बार लगाते हैं, ओके तब जाकर उनका जो रिजल्ट है वो भी सेम आता है, तब जाकर हम बोलते हैं कि भाई ये टेस्ट जो है वो रिलायबल है। ओके, अब देखो विश्वसनीयता के भी 2 पहलू है। ओके, ये दोनों पहलू आपको याद रखना है। एक तो है आपका टेम्पोरल स्टेबिलिटी। ओके, टेम्पोरल स्टेबिलिटी को बोलते हैं कालिक स्थिरता। कालिक का मतलब होता है समय के आधारित। ओके, समय के आधारित स्थिरता को बोलते हैं कालिक स्थिरता। ओके, और उसको बोलते हैं टेम्पोरल स्टेबिलिटी। अब देखो टेम्पोरल स्टेबिलिटी क्या कह रहे हैं भाई कि जब कोई भी परीक्षण होता है किसी एक ही प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है भाई, सैंपल। सैंपल पता है ना, जब भी हम रिसर्च करते हैं पूरी पॉपुलेशन होती है हमारे सामने। ओके, जो भी हमारा रिसर्च का जो एरिया है उसके अंदर जो भी जितने भी लोग हैं वो हमारी पॉपुलेशन हो जाती, उसमें से हम क्या करते हैं कुछ लोगों को चुन लेते हैं सैंपल के रूप में, और इन सैंपल पर हम क्या करते हैं रिसर्च करते हैं, और उन्हीं के पास से जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उन डाटा को एनालिसिस करके हम उन डाटा का जो भी रिजल्ट मिलता है उनको जनरलाइज कहाँ पर करते हैं, पॉपुलेशन पर करते हैं, है ना, यही काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सैंपल की एक ही सैंपल पर, ओके एक ही सैंपल पर हम क्या करते हैं 2 बार क्रियान्वयन किए जाने पर संगत परीक्षण मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, एक जैसा रिजल्ट मिलना। ओके, तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षण प्राप्तांक मतलब के टेस्ट स्कोर है उसमें क्या है भाई, टेम्पोरल स्टेबिलिटी है, मतलब कि समय के आधारित उसका जो भी स्थिरता है वो कंप्लीटली है। मतलब कि यहाँ पर हमने क्या देखा, आज हमने आशीष का टेस्ट लिया, 50 में से 40 स्कोर आए, 15 दिन के बाद में आशीष का टेस्ट लेती, वही टेस्ट ले रही, ओके फिर भी उसके 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर जो भी भले ही मैंने समय ज़्यादा लिया आज और यहाँ पर 15 दिन के बाद टाइम के यहाँ पर अलग अलग टाइम चेंज हुआ, फिर भी यहाँ पर जो स्कोर मिले वो कैसा था भाई, वो सेम मिले। मतलब कि यहाँ पर जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट कैसा मिला, कंसिस्टेंस मिला। ओके, तो कंसिस्टेंट जब भी रिजल्ट मिलता है तो उसी को हम, और जो भी टेस्ट स्कोरिंग होता है उसको हम बोलते हैं ऐसी स्थिति में जो भी हमारा टेस्ट का जो स्कोर मिला है जो 40 मिला है, ओके उसी को बोलते हैं हम क्या भाई, टेम्पोरल स्टेबिलिटी। अब देखो
जितनी भी आपकी टेम्पोरल स्टेबिलिटी अधिक होगी उसकी रिलायबिलिटी कितनी होगी भाई, ज़्यादा होगी। ओके, याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्पोरल स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, टेम्पोरल स्टेबिलिटी जितनी हाई होगी, उतना आपकी जो रिलायबिलिटी है टेस्ट की, ओके, रिलायबिलिटी वो भी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो आंतरिक संगति, जिसको बोलते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी किसको बोलेंगे भाई, ओके, तो जब कोई परीक्षण के सभी एकांशों, मतलब जितने भी आइटम्स है, ओके, 1 2 3 4 5 जितनी भी आइटम्स है, ओके, उन आइटम्स के द्वारा एक बार के क्रियान्वयन, मतलब कि मान लो कि मैंने टुडे, ओके, आज मैंने 10 लोगों पर टेस्ट लिया एंजाइटी का। अब देखो एंजाइटी के अंदर मान लो कि 5 आइटम है, ओके, इन 5 आइटम में मैंने आज क्या किया, 10 लोगों पर टेस्ट लिया। ओके, अब देखो एक ही बार में आज ही ले रही हूँ, क्रियान्वयन में संगत परिणाम, मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट प्राप्त किए जाते हैं, तो इस तरह के परिणाम में आंतरिक संगति मतलब इंटरनल कंसिस्टेंसी अधिक होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई कि मैंने आज 10 लोगों पर टेस्ट लगाया, मेरे पास यहाँ पर 5 आइटम थी, एक आइटम में 10 लोगों ने, मतलब ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। ओके, अब देखो इनके जो सभी 10 लोगों ने क्या है भाई, आंसर जो किया है वो सही वे में किया है, तो उनका जो रिजल्ट मिल रहा है वो संगत मिल रहा है, कंसिस्टेंस मिल रहा है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इंटरनल कंसिस्टेंसी, अंदर अंदर आइटम्स के अंदर की। ओके, मतलब कि जो भी आइटम है, जो लोग उनको क्या कर रहे हैं भाई, आंसर कर रहे हैं, वो सभी के आंसर एक जैसे आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट रिजल्ट। ओके, और उसी को हम बोलेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब देखो जितनी आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी ना, वो जितनी ज्यादा होगी ना, उतनी ही उसकी रिलायबिलिटी भी क्या होगी भाई, रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होगी। देखो टेम्परल स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी भी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, इंटरनल कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। अब देखो टेम्पोरल स्टेबिलिटी है तो वो क्या है भाई आपकी, वो आपकी समय के आधारित है, मतलब कि अलग अलग टाइम पे हम टेस्ट, एक ही टेस्ट को बार बार लगाते हैं, फिर भी उसका रिजल्ट जो होता है वो हमें क्या मिलता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है। और इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या होगा भाई, एक ही बार में हम टेस्ट लगाते हैं अलग अलग लोगों पर, तो उन आइटम्स के बीच में, उन आइटम्स के द्वारा, मतलब कि उन आइटम मतलब कि जिस पर्सन ने 10 लोगों ने लगाया तो 10 लोगों ने आइटम नंबर 1 का कैसा आंसर किया है, क्या इसी वे में समझे जिस वे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बेस पर जो आंसर किया जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। ओके, क्लियर, क्लियर भाई, यस, चलो जी आगे चलते हैं। ये हो गई आपकी रिलायबिलिटी। आगे बढ़ते वैलिडिटी को देखते हैं भाई, वैधता जिनको बोलते हैं। ओके, वैलिडिटी क्या है भाई, हम बोलते हैं ना भाई, मोबाइल लेने जाते हैं, ओके, आशीष गया मोबाइल लेने, डायरेक्टली दुकानदार से पूछा कि भाई इसकी वैलिडिटी क्या है, तो भैया बोलेंगे भाई 1 साल की वैलिडिटी है। ओके, तो 1 साल की यहाँ पर आपको वैलिडिटी दी जाती है भाई, कुछ भी होता है मोबाइल में तो आप ना उसको रिटर्न कर देना, आपको नया मोबाइल दे देंगे। तो ये वैलिडिटी क्यों चेक करते हैं, है ना। हम कभी कभी आप लोग मुझे पूछते हो ना कि मैम मुझे पीएचडी करनी है, तो ये यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं, यूजीसी वैलिड है कि नहीं भाई, तो वो क्या बता रहा है, वैलिडिटी क्या बता रहा है, चले उसको समझते हैं। वैलिडिटी का अर्थ होता है वह कार्य कुशलता जिससे कि कोई परीक्षण उस तथ्य का, उस फैक्ट का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। मतलब कि सिंपल सा फंडा है भाई, मुझे एंजाइटी अगर किसी की चेक करनी है और मैं उस पर्सन पर एंजाइटी टेस्ट लगा रही हूँ, तो मतलब कि ये मेरा जो टेस्ट है वो वैलिड है। अगर मान लो कि मुझे टीचर की रिक्वायरमेंट है, ओके, मुझे टीचर को क्या करना है भाई, मुझे टीचर को सिलेक्ट करना है, और उसको मान लो मैं क्लर्क का, ओके, क्लर्क की अगर मान लो कि मैं क्लर्क का उनको टेस्ट दे रहा है, ओके, जस्ट वेट, ओके, हाँ, तो
टीचर की मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे टीचर चाहिए और मैं उस टीचर पर क्लर्क का टेस्ट लगा रही हूँ, तो क्या वो टेस्ट रिलायबल है, वैलिड है या नहीं है, ये बताओ तो भाई। मुझे टेस्ट लेना है, मुझे सिलेक्ट करना है टीचर को, ओके, और मैं उन पर टीचर को दे रही हूँ क्लर्क का टेस्ट, तो मतलब हमारा टेस्ट क्या है भाई, वैलिड है या नहीं, बताओ तो, इसका आंसर करो तो भाई। टेस्ट वैलिड है या नहीं भाई? बताओ भाई। नहीं, बिल्कुल करेक्ट, ओके। जिसके लिए जो टेस्ट बनाया, मतलब कि मान लो कि अगर मैंने टीचर के लिए कोई टेस्ट बनाया है और वो टीचर के ही गुणों का मेजर कर रहा है, तो मतलब मेरा टेस्ट वैलिड है, ओके। तो जो भी टेस्ट होता है जिस फैक्ट के लिए बनाया गया है, क्या उसी का ही मेजर कर रहा है, अगर यस तो वो हो जाता है आपकी कि मतलब कि आपका जो टेस्ट है वो वैलिड है, ओके। ये जो परिभाषा थी ग्रीन के अनुसार थी। अब देखो परीक्षण क्या मापन कर रहा है भाई, क्या मेजर कर रहा है, उसकी वैधता बताती हूँ कि उसकी वैलिडिटी बताती है कि भाई टेस्ट जो है वो क्या मेजर कर रहा है। एंजाइटी का टेस्ट लगा रहे हो भाई, तो एंजाइटी का ही टेस्ट मेजर कर रहा है ना भाई, तो अगर ये तो आपका जो टेस्ट है उसकी वैलिडिटी है, मतलब कि ओके ये उसकी वैलिडिटी बता रही है, अगर नो तो वैलिडिटी नहीं है, ओके, सिंपल सी बात है। चलो जी आगे बढ़ते हैं अब उसको। अब आते हैं नॉर्म्स की बात करते हैं भाई, मानक जिनको बोलते हैं, नॉर्म्स किसको कहते हैं, किसी प्रतिनिधिक प्रतिदर्श के परीक्षण पर आए औसत प्राप्तांक, एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर को उस परीक्षण का मानक कहते हैं। सिंपल से वे में यहाँ पर समझ लेते हैं एक बात को, ओके। मान लो कि मैंने एंजाइटी का कोई टेस्ट ले लिया, ओके, टेस्ट बना लिया। अब मैंने 10 बच्चों पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 10 बच्चों पर मैंने क्या किया, टेस्ट लगाया। अब सभी के स्कोर आए होंगे, ओके। मान लो मेरा सैंपल साइज है 10 लोगों का, ओके। अब 10 लोगों पर मैंने एंजाइटी टेस्ट लगाया है, 10 के यहाँ पर स्कोर आए सबके, ओके। इन स्कोर को मैं क्या करूंगी भाई, इन सभी के स्कोर को मैं टोटल कर दूंगी, ओके। इन सभी के स्क्वायर का मैं क्या करूंगी भाई, टोटल करूंगी, और उन टोटल को मैं क्या करूंगी भाई, एवरेज निकालूंगी। एवरेज कैसे निकलता है, किसको पता है बताओ, एवरेज, एवरेज पढ़ाया है ना भाई टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब पेपर 1 में, एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, टोटल करके हम जितने भी सैंपल होंगे उनसे डिवाइड करेंगे, ओके। यहाँ पर सैंपल है 10, मान लो टोटल आपका 1000 बन रहा है, ओके। तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पर 0 0 कट गया, मतलब कि 100 आया स्कोर, एवरेज स्कोर क्या हुआ भाई, 100 आया। अब देखो एवरेज स्कोर 100 आया तो क्या बता रहा है कि भाई जिनकी भी एंजाइटी लेवल 100 से ज़्यादा होगी उनका एंजाइटी लेवल ज़्यादा कहा जाएगा, अगर जिनके भी स्कोर 100 से कम आएंगे मतलब कि उनकी एंजाइटी लेवल लो माना जाएगा, ओके, यहाँ पर हाई माना जाएगा। और अगर मान लो कि किसी के जो स्कोर बन रहा है 100 बन रहा है तो मतलब कि मॉडरेट रहेगा, मतलब उनकी जो भी एंजाइटी लेवल है वो मॉडरेट रहेगा। तो ये 100 क्या होगा भाई, नॉर्म्स बन गया, ओके, नॉर्म बन गया है उसका, ये याद रखना है। नॉर्म किसको कहते हैं भाई, तो इस तरीके से नॉर्म बनाए, जैसे कि आप लोगों ने बताया ना कि भाई आप लोग जब भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्लास देते थे, सेकंड क्लास देते थे, है ना, फिर डिस्टिंक्शन देते थे यहाँ पर, तो डिस्टिंक्शन के लिए यहाँ पर माना जाता है कि भाई 70% से ज़्यादा होते हैं उनको डिस्टिंक्शन दिया जाता है, 60 से लेकर 69 तक का होता है तो फर्स्ट क्लास माना जाता है, ओके। 50 से लेकर 59 मानो तो सेकंड क्लास माना जाता है ना। तो ये क्या है, ये सारी चीजें आपकी नॉर्म है, ओके। नॉर्म बता रहा है कि भाई हाँ इतना लेवल होगा तो इसका मतलब ये होगा, ओके। तो ये जो नॉर्म है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं वो हमने देख ली, एवरेज स्कोर निकाले जाते हैं और उन एवरेज स्कोर से क्या करते हैं भाई, जितने भी सैंपल होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी संख्या से और एवरेज स्कोर मिलाया जाता है, एवरेज स्कोर जो होता है वो आपका नॉर्म बन जाता है, ओके।
भाग्यश्री, जी सेट के आंसर की मुझे भी नहीं पता कब आएगी, अभी रास्ते में ही होगी, कोरोना की वजह से रुक गई होगी भाई। अब और तो मैं क्या कहूँ सबको, क्योंकि पीछे पड़ गए 2 दिन से मेरे सब लोग, मैम कब आएगी आंसर की, कब आएगी। अब देखो मुझे तो पता नहीं है, मैं तो कोई जी सेट के बोर्ड में काम नहीं कर रही है ना। हमने कॉल किया था, उन लोगों ने बताया भाई वेबसाइट को देखते रहो। हमने बताया 3 दिन से तो वेबसाइट ही देख रहे हैं, है ना। तो जब भी आएगी तुरंत मैं बता दूंगी, ओके। डोंट वरी, आंसर की कोई टेंशन ना लो, और आगे का फ्यूचर प्लानिंग करो भाई, आगे क्या करना है, ओके। चलो जी, साइकोलॉजी का 150 रहता है भाई जी सेट का, ओके। 150 के आसपास रह जाएगा। जो भी ओपन वाले होंगे उनका 155 जितना रहेगा, और ओबीसी एससी कैटेगरी वाले हैं उनका में भी 150 148 के आसपास रहता है, ओके। 150 मान के चलो, ओके। चलो जी, अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी में क्या होगा भाई, व्यवहारिकता जिनको बोलते हैं। अब तो यहाँ पर देखो, परीक्षण को व्यवहारिक रूप से सुगम होना चाहिए भाई, ओके। किस तरीके से, समय, टाइम, अगर हम टेस्ट बना रहे हैं, हमने टेस्ट लेना है किसी का, ओके, साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना है, तो उसमें टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं रखना है और ना ही कम रखना है। अगर मान लो कि 7 घंटे का अगर कोई टेस्ट है, ओके, मान लो 7 घंटे का अगर टेस्ट है, तो क्या कोई बंदा आपको फॉर्म फिल करके देगा भाई, टेस्ट टेस्ट फिल करके देगा भाई? हाँ, बताओ तो। अगर मैं आशीष को बोल दूं कि भाई मेरा एक टेस्ट है, मैं रिसर्च कर रही हूँ और टेस्ट है मेरा, 7 घंटे लगेंगे आपको फॉर्म फॉर्म फिल करने में, मतलब कि उस टेस्ट को कंप्लीट करने में, तो आशीष बोलेगा मैम सॉरी, लेकिन मैं अभी बहुत बिजी हूँ, इतना टाइम मैं नहीं निकाल सकता, है ना भाई। ये वाली बात होती है, मतलब कि जो टाइम होता है वो कितना कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ओके। शॉर्ट टाइम में हमें जो भी टेस्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाए, ऐसा होना चाहिए। एकांश की लंबाई, आइटम की जो लंबाई होती है वो भी कम रखनी चाहिए। ऐसे नहीं भाई बहुत ज़्यादा आइटम्स उसके अंदर रख लो, 100 रखो, फिर 1000 आइटम रखोगे तो कौन भर के देगा भाई फॉर्म, कौन देगा टेस्ट आपका? हाँ, नहीं देगा, है ना। यस, एनटीए नेट का फॉर्म आएगा आपका, मे भी फरवरी के एंड में आ सकता है या फिर मार्च में आ सकता है, ओके। न्यू एग्जाम आपकी मार्च में फॉर्म आ जाएगा, और मैं भी सबका मानना है कि जून जुलाई में एग्जाम आ जाएगा, ओके। चलो जी, एकांश की लंबाई, आइटम की जो भी मतलब कि स्ट्रेंथ होती है वो क्या होनी चाहिए भाई, मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आइटम्स भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी आइटम्स नहीं होनी चाहिए, ओके। एकांश की स्कोरिंग, आइटम्स की स्कोरिंग भी हम क्या करते हैं भाई, कभी कभी ना मान लो कि कोई एक आइटम हमने ले ली, आइटम नंबर 1 ले ली, और उसकी हमने जो स्क्वायरिंग रख ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब देखो 9 पॉइंट वाली हमने एकांश की यहाँ पर ले ली भाई आइटम। अब देखो क्या होगा भाई, ये तो आपने फॉर्म फिल करने वाले तो फॉर्म फिल कर देंगे, लेकिन जब भी आपको उसका जो डाटा एनालिसिस करना होगा, तो यहाँ 9 वाले मत मान लो कि आपने 500 लोगों को लिया है, तो 500 लोगों के इतने सारे कैलकुलेशन करने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा आपका, है ना। तो यहाँ पर आइटम्स की जो स्कोरिंग होती है वो कम रखनी चाहिए, जैसे कि 5 रख लो, ओके, 3 रख लो, इस तरीके से आप रख सकते हो, ओके। तो स्कोरिंग जो भी आपकी आइटम की होती है वो भी कम रखनी चाहिए, ओके। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएगी, प्रैक्टिकलिटी में आ जाएगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हर एक का ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ें किस में आ रही है, ओके। रिलायबिलिटी है तो रिलायबिलिटी में क्या आ रही है, कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी आ रही है, ओके। टेम्पोरल स्टेबिलिटी आ रही है, इंटरनल कंसिस्टेंसी किस में आ रही है, ये सारी आपको पता होना चाहिए, ओके। वैलिडिटी में क्या आ रहा है ये आपको पता हो, ऑब्जेक्टिव में क्या आना चाहिए, ओके। ये सारी चीजें अंदर की जो डीपली क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो इस तरीके के पूछते हैं और हमें पता नहीं होते, तो ये सारी चीजें आपको एक एक नोट करनी है, ओके। उसके बाद आगे देखो, टेस्ट की उपयोगिता क्या है, ओके। क्या हमें टेस्ट किस लिए, अच्छा, गुड मॉर्निंग भैया, क्या बात है, मैंने सोचा किसने गुड मॉर्निंग क्या दिया भाई अभी चलो जी, शिव भैया गुड मॉर्निंग भैया। चलो जी, यस। तो टेस्ट की उपयोगिता की बात कर रहा है, ओके। तो देखो
कि एम्प्लॉयमेंट का सिलेक्शन करना है, ओके, किसी का चयन करना है, ओके, किसी भी क्षेत्र में, तो हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे टीचर को सिलेक्ट करना है, तो टीचर के लिए जो भी टेस्ट लगा बनाया गया होगा उन पर अप्लाई करके हम देख सकेंगे कि भाई इसके अंदर टीचर की एबिलिटी है कि नहीं, है ना। तो उसके बेस पर हम उसका सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि मान लो कि कभी कभी ना पुलिस की, जैसे गुजरात में आप लोगों को पता होगा, कुछ कभी कभी ना कुछ ऐसी वैकेंसीज आती है जहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज किया जाता है, ओके, जिसके बेस पर वो चेक कर सकते हैं कि इनकी एबिलिटी कितनी है, ओके। तो किसी का सिलेक्शन, एम्प्लॉयमेंट का सिलेक्शन करना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये टेस्ट यूज कर सकते हैं। निर्देशन, गाइडेंस देना है। अगर मान लो कि 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, आप लोगों को पता है गुजरात के अंदर 10 12th के बच्चे होते हैं, उनकी बोर्ड की एग्जाम जैसे ही खत्म होती है, रिजल्ट आता है, तो उनके लिए एक सेमिनार का आयोजन किया जाता है और वहां पर उनको टेस्ट भी दिया जाता है, ओके। पिछली बार नहीं हुआ, और उसकी ये कोरोना की वजह से इस बार तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी अगली बार अगर माना जाए तो सभी लोगों का एप्टीट्यूड नहीं एटीट्यूड, हाँ, एटीट्यूड टेस्ट लिया गया था, ओके। और उसमें भी उनका देखा गया था कि उनके अंदर क्या क्या एबिलिटीज है, ओके। और फिर उनका इंटरेस्ट का भी टेस्ट लिया गया था, मतलब उनको कहाँ कहाँ किस में अभिरुचि है उसका भी टेस्ट लिया गया था। और उसके बेस पर उनको गाइडेंस दिया गया था कि भाई आप ना इस फील्ड में जाओगे तो आप अच्छी तरीके से अपने आप को सक्सेसफुल बना पाओगे, ओके। तो गाइडेंस देने के लिए भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की यूज किया जाता है। पूर्वानुमान या पूर्व कथन करना है किसी के बारे में, ओके, जैसे कि केस स्टडी के मामले में होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, है ना। तो मान लो कि कोई बहुत ही डिप्रेशन में रहता है कोई पर्सन, तो उसको उसके बारे में हमें पहले से अनुमान करना है कि भाई वो आगे जाके क्या करेगा, कैसे उसको सुधारा जा सकता है, ओके। तो उसके लिए भी प्रेडिक्ट करने के लिए भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज करते हैं, ओके। जिस तरीके से मान लो कि भाई जो भी कैदी होते हैं जेल के अंदर, है ना, तो उनके लिए भी ऐसे टेस्ट अप्लाई करके उनके बारे में पूर्वानुमान किया जाता है कि भाई हाँ आगे जाके वो क्या कर सकता है, ओके। शोध के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में भी टेस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा रिसर्च का जो टॉपिक है वो जॉब इन्वॉल्वमेंट है, ओके, सोशल एडजस्टमेंट है, तो ये जो एडजस्टमेंट टेस्ट है, या तो फिर मान लो कि जॉब इन्वॉल्वमेंट टेस्ट है, तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट है। उसका यूज करके हम क्या करते हैं, रिसर्च के अंदर हम रिसर्च करते हैं। सभी मोस्टली जो भी क्वांटिटेटिव रिसर्च जितने भी सब्जेक्ट में आते हैं उनमें सब में हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज करते हैं, ओके। फिर निदान के क्षेत्र में डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब समझते हैं ना, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आता है भाई किसी का निदान करना है कि भाई ये पर्सन इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें जानने के लिए उसको अगर मान लो कि कोई समस्या है, ओके, तो उसका निदान करने के लिए हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करते हैं। उसके साथ साथ स्वज्ञान के लिए, मतलब कि सेल्फ नॉलेज के लिए, हमारे पास कितनी आईक्यू है, मान लो कि हमारी एंजाइटी लेवल कितना है, या फिर मान लो कि हमारा स्ट्रेस लेवल कितना है, हमारा एडजस्टमेंट लेवल कितना है, ये सारी चीजें हमारे खुद के बारे में भी अगर हमें नॉलेज रखना है तब भी हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करते हैं, ओके। गुड मॉर्निंग अंकिता चलो आ जाओ भाई, खुशी हुई भाई हमारे बच्चे आ गए भाई। हाँ चलो, टेस्ट की मर्यादा, टेस्ट की मर्यादा क्या है भाई, गोपनीयता, लिमिटेशन है इसकी कि भाई हम ना कभी कभी कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो जाहिर हो जाते हैं, ओके, उनकी प्राइमेंसी जो होती है उसको हम छुपा नहीं पाते हैं, ओके, कभी कभी ये हो सकता है, तो वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्राइमेंसी रहती है। मतलब कि मान लो कि कोई पर्सन इतना इतना ज़्यादा मान लो कि डिसऑर्डर में आ गया है कि उसको ना अच्छा लगता ही नहीं है कुछ चीज़ें, उसको अकेले अकेले रहना पसंद आता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमने मान लो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट उस पर अप्लाई किया और हमें ये जानने को मिला कि वो आगे जाके मान लो कि सुसाइड करने वाला है, तो हमें ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारा जो टेस्ट है उसके स्कोर को हम ना उनके परिवार वालों से बताना पड़ता है, वहां पर प्राइवेसी नहीं रख पाते, है ना। तो मतलब कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की ये लिमिटेशन है कि भाई कभी कभी हम प्राइवेसी वहां पर नहीं रख पाते, है ना। फिर स्थायी वर्गीकरण, परमानेंट कैटेगराइजेशन, मतलब कि मान लो कि कोई पर्सन
ऐसा है कि जिसको मान लो कि ऐसा बच्चा है जो मन बुद्धि वाले मतलब कि जिसकी जो बुद्धि है वो कम है, ओके। अब ऐसे पर्सन को अगर हमने ये बोल दिया कि भाई इसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, तो ये बच्चा जो है वो कम बुद्धि वाला है, तो अगर उसके आसपास के लोगों को अगर पता चलता है कि भाई ये कम बुद्धि वाला, तो उनको मतलब कि उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं कि भाई हाँ ये पर्सन इसके अंदर ये है। मतलब मान लो कि कोई पागल है और उसका अगर हमें पता चला कि ये पर्सन पागल है और हमने बताया, तो फिर बाकी लोगों को पता जब चलता है कि हाँ भाई ये इंसान पागल है, तो जब भी वो इंसान वहां से गुजरेगा ना, तो वो सब लोग बोलेंगे ये तो पागल है ना। तो ये कैटेगराइज कर दिया, उसको पागलों की कैटेगरी में डाल ही देते हैं। और डालते तो है तो सही बात है, लेकिन सबके सामने उसको मशहूर भी कर देते हैं। तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन होती है, ओके। चिंता या घबराहट आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है भाई, है ना, चिंता घबराहट आ जाती है। मान लो कि अगर हम किसी को बोलेंगे ना कि भाई आपको ना एक टेस्ट देना है जहां पर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल किए जाएंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी पर्सनल लाइफ अगर वो चाहे तो प्राइवेसी रखना चाहते हैं, लेकिन अगर टेस्ट देना है उनको तो भी प्राइवेसी हटानी पड़ेगी, तो उनको थोड़ी सी घबराहट होगी, चिंता होगी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो उसी वजह से ये इसकी एक लिमिटेशन है साइकोलॉजिकल टेस्ट की, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि भाई साइकोलॉजिकल टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, ओके। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। अब आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। चलो जी, पहला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के पिता किसे माना जाता है। सब लोग आंसर करेंगे, ओके। जितने भी लोग लाइव हैं सारे के सारे लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। चलो भाई, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के पिता किसे माना जाता है, आंसर करो। ऑप्शन है विलियम वुंट, ईबी टिचनर, फ्रांसिस गाल्टन एंड आपका है एल्फ्रेड बिनेट। चलो भाई आंसर करो सब लोग। चलो भाई फटाफट आंसर करो। भाई कहाँ गए सब लोग, हाँ आंसर करो आंसर। जो भी आता है भाई, शुरुआत में ही बात की ना, देखो हर क्लास आपको ऐसे ही मिलने वाली है। आज तो लाइव क्लास है, कल से तो कल होगी लाइव क्लास, परसों से तो नहीं होगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको, ओके। चलो एक ही पर्सन का आंसर आया भाई, हाँ बाकी लोग कहाँ गए भाई, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है। तो 3 नंबर का आंसर करेक्ट है, फ्रांसिस गाल्टन को मनोवैज्ञानिक परीक्षण के पिता माने जाते हैं। विलियम वुंट, कौन जानता है भाई विलियम वुंट को, हाँ विलियम वुंट को कौन जानता है। विलियम वुंट किसके लिए भाई, साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं भाई, हाँ साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं विलियम वुंट, है ना, जिन्होंने साइकोलॉजी को एक विज्ञान के रूप में उनका अस्तित्व बनाया था। साइकोलॉजी का फर्स्ट मतलब प्रयोगशाला जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी बनाई थी उन्होंने, है ना, 1879 में, है ना, लिप्जिग में। तो ये तो है आपके विलियम वुंट, जो जिनको हम संरचनावादी भी बोलते हैं, ओके। फिर ईबी टिचनर, ये उनके क्या थे भाई, ये उनके शिष्य थे, ओके। फ्रांसिस गाल्टन हमने बता दिया आपको, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। अल्फ्रेड बिने, इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, ओके, उनके पिता माने जाते हैं अल्फ्रेड बिने, क्लियर। 3 नंबर का आंसर करेक्ट है फ्रांसिस गाल्टन, ओके, याद रखना सब लोग। चलो जी, दूसरा नंबर मैच द कॉलम। चलो भाई मैच करो। पहली है आपकी वैधता मतलब वैलिडिटी, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, चलो जी, और मानक जिनको बोलते हैं नॉर्म, ओके, वस्तुनिष्ठता जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ओके। चलो जी, यहाँ पर 1 नंबर कह रहा है प्रतिनिधिक प्रतिदर्श के परीक्षण पर आए औसत प्राप्तांक एवरेज स्कोर की बात हो रही है, ओके। एक रूपता यूनिफॉर्मिटी,
ओके, यूनिफॉर्मिटी, परीक्षण क्या मेजर कर रहा है, ओके, मेजर, और कंसिस्टेंसी। चलो जी बनाओ जी, इसका आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो भाई। देखो साथ साथ चलना होगा तभी जाकर एग्जाम क्रैक कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, है ना। साथ ही साथ चलना होगा भाई, अकेले अकेले चलोगे तो कोई साथ नहीं देगा भाई, साथ में चलोगे तो सभी लोग होंगे तुम्हारे साथ, है ना। चलो वैलिडिटी किसको कहेंगे समझिए। यहाँ पर हमने क्या बताई, एवरेज स्कोर। यहाँ से देखते हो कि एवरेज स्कोर किसी भी सैंपल पर आए एवरेज स्कोर को क्या बोलते हैं भाई, हाँ नॉर्म्स बोलेंगे, हमने एग्जाम्पल दिया था आपको, ओके। फिर वस्तुनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी किस में आएगी भाई, सॉरी ऑब्जेक्टिविटी, ओके सॉरी, ऑब्जेक्टिविटी किस में आएगी, एक रूपता में आ जाएगी भाई, यूनिफॉर्मिटी। विश्वसनीयता, कंसिस्टेंसी, ओके, कंसिस्टेंस होना चाहिए टेस्ट, विश्वसनीयता के साथ चला गया। वैलिडिटी, क्या मेजर कर रहा है टेस्ट जो है वो, क्या मेजर कर रहा है, मतलब ए के अंदर क्या आ गया भाई 3 नंबर, बी के अंदर क्या आ गया रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी 4 नंबर, सी के नॉर्म्स में क्या आ गया एवरेज स्कोर मतलब 1 नंबर, डी में क्या आ गया भाई वस्तुनिष्ठता जिसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी की बात की गई थी हमने, ओके, मतलब ये आ गया आपका 2 नंबर। तो 3 4 1 2 कहाँ पर है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, यस डी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई, खुल जा सिम सिम, बोरिंग नहीं लगता ना भाई क्लास। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रोसीजर डिवाइस जो है वो या एक एपरेटस जो है उसको मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं माना जाता। सुनो भाई, कोई प्रोसीजर डिवाइस है या फिर कोई एपरेटस है, ओके, उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं माना जाता है। बताओ यस या नो, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 यस या नो, कोई प्रोसीजर डिवाइस है, ओके, या फिर कोई एपरेटस है, ओके, उसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे। शुरुआत में बात की ना हमने, एपरेटस का मतलब क्या होता है, कोई पजल देना, ओके, किसी चीजों को जोड़ने को देना, है ना, उसको एपरेटस बोला जाता है। प्रोसीजर डिवाइस मतलब कि कोई भी ऐसी डिवाइस दी जाए जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनका मेजर कर सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों को क्या हम साइकोलॉजिकल टेस्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे भाई, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर लिखो और फिर आंसर करो। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं माना जाता है ये बोला जाता है, तो नो, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पर एपरेटस है, प्रोसीजर डिवाइस है, ये सारी आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट में आती है, ओके। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, नहीं माना जाता, नो बोला गया, इसीलिए ये नो आ जाएगा, ओके। ये गलत स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं को हटा देना था, ओके। तो परीक्षण माना जाता है ये सही था, तो तब जाकर यस आता, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लगा लिया इसीलिए नो आ गया। क्लियर, यस बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 को लगाते। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भी, जब एक समय में एक ही व्यक्ति पर कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण का क्रियान्वयन किया जाता है तो उस परीक्षण को कौन सा परीक्षण कहा जाता है। चलो ये आपको मैंने आज की क्लास में नहीं पढ़ा लेकिन रख दिया, कोई एक ही पर्सन पर, ओके, एक ही पर्सन पर अगर मैं कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाती हूँ तो क्या उस परीक्षण को मतलब उस टेस्ट को क्या कहा जाएगा, ग्रुप टेस्ट कहा जाएगा या फिर इंडिविजुअल टेस्ट कहा जाएगा, बताओ। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया था लेकिन ये नहीं बताता कि ग्रुप टेस्ट है इंडिविजुअल, ओके। बेसिक से आपको एग्जाम्पल तो दिया था मैंने, ये भी नहीं बोल सकती कि नहीं पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो, कोई एक ही व्यक्ति पर हम मनोवैज्ञानिक टेस्ट का क्रियान्वयन करते हैं तो उसको क्या कहेंगे भाई, यस
बी इज द करेक्ट आंसर इंडिविजुअल। ओके, व्यक्तिगत, मतलब एक ही पर्सन पर हम क्या करते हैं भाई, टेस्ट को अप्लाई कर पाते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल टेस्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा फटाफट करेंगे हम। ओके, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए आपको। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि भाई समूह परीक्षण जो होता है ग्रुप, ओके, ग्रुप टेस्ट होता है किसी एक व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता है। ग्रुप टेस्ट जो होता है वो किसी एक व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता। और स्टेटमेंट टू कह रहा है कि भाई ग्रुप टेस्ट जो होता है उसमें हम मौखिक प्रतिक्रिया ही दी जाती है, ओरल फीडबैक ही दिया जाता है, मतलब ओरल फीडबैक दिया जाता है। ग्रुप टेस्ट में ओरल फीडबैक दिया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या है। यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, उन चारों में से किसी एक को चुनना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो सब लोग। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहोगे आप लोग, इसको क्या मानोगे। समझिए, ग्रुप टेस्ट होता है ना, उसको हम किसी एक व्यक्ति पर लगा सकते हैं। ऑलवेज याद रखना, ग्रुप टेस्ट जो होगा ना उसको हम किसी एक व्यक्ति पर लगा सकते हैं। ग्रुप टेस्ट होता है, ग्रुप में जो टेस्ट लिया जाता है ना मोस्टली कैसा होता है भाई, रिटर्न टाइप का होता है, मतलब कि लिखने वाला होता है। ओके, ग्रुप के अंदर जो भी टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि ग्रुप में तो बहुत सारे बच्चे होंगे। अब देखो 100 लोग हैं तो 100 लोगों पर हम ओरल फीडबैक लेंगे तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पर ग्रुप में हम क्या करते हैं, राइटिंग का यूज करते हैं, मतलब रिटर्न टेस्ट ले लेते हैं, है ना। तो वही टेस्ट हम एक पर्सन पर लगा सकते हैं। ग्रुप टेस्ट है उसको हम इंडिविजुअल पर लगा सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल टेस्ट होगा उसको हम ग्रुप में नहीं लगा सकते। ओके, एक एक लोगों को चेक करना है तो हम पूरे ग्रुप में उसको नहीं लगा सकते, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा स्टेप, मतलब कि ये पहला वाला तो गलत हो गया भाई आपका, है ना। उसके बाद देखो समूह परीक्षण में मौखिक प्रतिक्रिया दी जाती है भाई। अब देखो भाई, फीडबैक की बात आ रही है। अगर ग्रुप में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के फीडबैक कब लेंगे, कितना टाइम जाएगा, है ना। इसीलिए हम ग्रुप टेस्ट जो भी लेते हैं उसको हम रिटर्न टाइप का लेते हैं। ओके, मतलब कि लिखने वाला टेस्ट मोस्टली लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर फीडबैक होता है वो ओरल टाइप का नहीं होता है। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, मतलब दूसरा वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट है। कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है। समझ में आया क्वेश्चन 5? हाँ, समझ आया कि नहीं भाई। ये सारी चीजें मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन बना के डाले, ओके, ताकि आपके दिमाग में भी अच्छे से बिठ जाए। चलो जी, यस, 2 नंबर जिन्होंने किया वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किस ढंग से करता है भाई। बताओ तो भाई, साइकोलॉजिकल टेस्ट है व्यक्ति की जो भी मनोवैज्ञानिक गुण है उसका मापन किस ढंग से करता है, गुणात्मक रूप से, परिमाणात्मक रूप से, दोनों ही ढंग से, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो ये तो आना चाहिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए भाई। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करने की कोशिश करना, ओके। और जो नए लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके रखिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो भाई। यस, दोनों ही ढंग से, ओके। क्वालिटेटिव मेजर भी करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर भी करते हैं, ओके। गुणात्मक परिमाणात्मक दोनों ही करते हैं। तो 3 नंबर का आंसर आपका करेक्ट है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ भाई। आ गया बड़ा बड़ा क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि भाई परीक्षण पाठ, जिसको बोलते हैं टास्क, क्वेश्चन या फिर एपरेटस भी हो सकता है। कोई भी परीक्षण होता है, ओके, जो भी टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल, वो टास्क के रूप में भी हो सकता है, क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है, एपरेटस के रूप में भी हो सकता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है भाई कि परीक्षण व्यक्ति के मात्र बाह्य व्यवहार, मतलब ओवर्ट बिहेवियर का ही मेजर करता है। ध्यान रखियो भाई, स्टेटमेंट 2 में, स्टेटमेंट 2 कह रहा है भाई परीक्षण जो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट वो व्यक्ति के मात्र बाह्य व्यवहार, ओवर्ट बिहेवियर का ही मापन करता है। चलो जी, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो, फटाफट करो।
क्या आएगा आंसर में? बताओ बताओ भाई। समझ तो आ रही है ना भाई हिंदी गुजराती वालों को? हम्म। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। यस, थ्री इज द करेक्ट आंसर भाई। स्टेटमेंट वन तो सही है, हमने बताया था आपको कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो टास्क के रूप में भी हो सकता है, क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है, एपरेटस के रूप में भी होता है, प्रोसीजर डिवाइस के रूप में भी हो सकता है। ओके, ये तो सही वाला है आपका। दूसरा नंबर वाला क्या बता रहा है भाई? मात्र बाह्य व्यवहार, ओवर्ट बिहेवियर का ही थोड़ी ना मेजर करता है, कोवर्ट का भी तो करता है भाई, है ना? ओवर्ट का भी करता है, कोवर्ट का भी करता है, मतलब बाह्य का भी करते हैं, आंतरिक का भी करता है ना? तो यहाँ पर सी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ओनली ओवर्ट बिहेवियर की बात हो रही है, तो ये गलत हो गया आपका। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 3 नंबर वाला आंसर करेक्ट है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलो जी, सही कथनों को चुनना है, ध्यान से चुनना भाई। देखो, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के शील गुण या मानसिक प्रक्रिया के एक या अनेक पहलू की तुलना करना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भाई मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के शील गुणों का गुणात्मक ढंग से मापन करता है। तीसरा कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के शील गुणों का परिमाणात्मक ढंग से मापन नहीं करता है। चौथा कह रहा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के शील गुणों या मानसिक प्रक्रियाओं का परिमाणात्मक ढंग से मापन करता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो भाई। हाँ, आ रही है, वेरी गुड। समझ आ जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अच्छे से क्लास लगाओ, अच्छे से तैयारी करो भाई, है ना? 8 में बताओ भाई, क्या बात है भैया, शिव भैया, बड़े जल्दी आंसर कर दिया। हाँ, चलो जी, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड भाई। देखो, हमने क्या बताया था भाई, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अंदर जो एक ही, हमने बताया था कि मान लो कि हमने एंजाइटी चेक करनी, ए बी सी है, 3 लोगों के बीच, अगर इनकी, इन पर भी एंजाइटी टेस्ट लगाए, इन पर भी लगाए, इन पर भी लगाए, तीनों के कंपेयर करेंगे, मतलब एक दूसरे के स्कोर को, है ना? तो हो गया आपका ये वाला, पहला वाला सही है भाई, है ना? उसके बाद बता रहा है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होता है व्यक्ति के शील गुणों का गुणात्मक ढंग से मापन करता है, यस करता है क्वालिटेटिव रूप से। ओके, उसके बाद देखो तीसरा, तो ये वाला भी सही होगा। तीसरा वाला देखो, मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के शील गुणों का परिमाणात्मक ढंग से मापन नहीं करता है, यहां से देखना था भाई, मापन करता है, यहाँ पर तो नहीं दिया गया है, तो ये गलत हो गया आपका। अब देखो चौथा वाला क्या कह रहा है भाई, कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के शील गुणों या मानसिक प्रक्रियाओं का परिमाणात्मक ढंग से मापन करता है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमारा यहाँ पर 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए भाई। चलो भाई, ये विशेषताओं बताओ भाई, क्या आएगा आंसर? इसका आंसर तो सबको आना चाहिए भाई। एक उत्तम गुड टेस्ट किसको कहेंगे भाई? उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। चलो 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 फटाफट, बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें सब लोग। चलो भाई, आंसर करो। चलो भाई, 9 के अंदर हमने याद रखवाया था नो
फिर क्या बताया था भाई, वीआरपी, है ना। नो वीआरपी मतलब सारे के सारे आपके सही है भाई। ओके, नो का एन का मतलब नोम्स था। ओके, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिविटी थी। ओके, वी का मतलब वैलिडिटी थी। आर का मतलब रिलायबिलिटी थी। और पी का मतलब क्या था, प्रैक्टिकबिलिटी थी। ओके, तो पांचों के पांचों सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। यस, डी इज द करेक्ट। मुझे नहीं समझ आया, क्या समझ नहीं आया भाई? अलका कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया बताओ भाई, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया? अरे यहाँ पर हमने बताया था ना भाई, यहाँ पर नहीं दिया गया है। देखो, परिमाणात्मक ढंग से तो मापन करता है, यहाँ पर नहीं किए नहीं करता है, ये बताया गया है, इसीलिए इसको गलत कहा है ना। कुछ कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया अलका बताओ तो। मैंने 8वां वाला तो आपको बता दिया भाई। चलो जी आगे, तब तक क्वेश्चन 10 करें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सभी व्यक्ति एकांशों मतलब आइटम्स का एक ही अर्थ निकाल सके उसे क्या कहा जाता है भाई? देखो, हमने बताया था आपको आगे, है ना। सभी व्यक्ति, मान लो कि ए है, बी है, सी है, डी है, आइटम नंबर 1 है। ओके, इसका मीनिंग सभी लोग वो ही निकालते हैं जो उस आइटम कहना चाहती है, तो उसको क्या कहेंगे? चलो बताओ भाई बताओ, चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो भाई फटाफट से। कोई भी पर्सन है, मतलब कि जितने भी पर्सन है, जितने भी लोग हमने लिए हैं, अगर कोई एक आइटम ली हमने, उसका वही अर्थ सभी लोग निकालते हैं, तो उसको क्या कहेंगे भाई? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग, टेम्पोरल स्टेबिलिटी, या फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी? बताओ। कर दी गलती सबने। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स, क्या बात किया था ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम में? हमने एक तो अर्थ वाली बात की थी, एक ये बताया था कि भी आइटम सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, बात की थी कि नहीं भाई आपको? यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, है ना, ये सारा बताया था कि नहीं भाई? हाँ, तो ये सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स में आएगी। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि आप लोग अंदर एक एक लाइन में से क्वेश्चन निकाला है मैंने, देख लो भाई, है ना। यस, ओके। अब देखो, दूसरा है आपका प्राप्तांक लेखन या अंकन की वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी स्कोरिंग में हमने बताया कि कोई भी प्रकार का बायस नहीं होना चाहिए। ओके, फिर टेम्पोरल स्टेबिलिटी में क्या बताया था, समय के आधार पर, मतलब अलग अलग टाइम पे, अगर मान लो टुडे आज एग्जाम लिया और फिर 15 डेज के बाद ले रहे हैं, है ना, वही टेस्ट ले रहा है, तो मतलब इनका जो रिजल्ट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे टेम्पोरल स्टेबिलिटी। अलग अलग टाइम पर भी एक ही जितना रिजल्ट मिल रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है भाई? टेम्पोरल स्टेबिलिटी हो रहा है। ओके, कंसिस्टेंट आपको रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या बताया था कि भाई जो भी आइटम्स होती है, जितने भी लोग मतलब कि एक ही टाइम पर, ओके, एक ही टाइम पर हम किसी टेस्ट को दे रहे हैं और सभी लोगों के जो आइटम्स है उसका आंसर सभी लोगों का एकदम से मतलब कि सही वे में आ रहे हैं सभी आइटम का, तो मतलब कि ये हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी हो गई, अंदर अंदर अंदरूनी बातें हो गई। ओके, ये सारी चीजें, तो यहाँ पर अर्थ की बात हो रही है, मीनिंग की बात हो रही, तो आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स। क्लियर? A1 वाला आपका करेक्ट है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11 करो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जब कोई परीक्षण किसी एक ही प्रतिदर्श पर, एक ही सैंपल पर 2 बार क्रियान्वयन हुए किए जाने पर संगत परीक्षण मतलब कि कंसिस्टेंस रिजल्ट, ओके, संगत परिणाम आएगा यहाँ पर। ओके, परिणाम कर देना, संगत परिणाम मतलब कंसिस्टेंसी रिजल्ट देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? एक ही प्रतिदर्श पर, एक ही सैंपल पर 2 बार टेस्ट लगाया जा रहा है, ये टुडे वाला अभी अभी समझाया है, टुडे 50 डेज। ओके, तो एक ही सेम जैसा रिजल्ट आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे भाई? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग, टेम्पोरल स्टेबिलिटी या इंटरनल कंसिस्टेंसी? चलो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करो भाई। अब बार बार नहीं समझाओगी भाई सबको, है ना। चलो
यस, वेरी गुड। 3 नंबर का आंसर करेक्ट है भाई। कालिक स्थिरता, टेम्पोरल स्टेबिलिटी। टाइम की बात हो रही ना भाई, एक ही प्रतिदर्श पर 2 बार हम टेस्ट को क्या कर रहे हैं भाई, अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग टाइम पर, है ना। तो वो हो जाएगी आपकी टेम्पोरल स्टेबिलिटी। ओके, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जब कोई परीक्षण के सभी एकांशों द्वारा एक बार के क्रियान्वयन में संगत परीक्षण परिणाम मतलब कि कंसिस्टेंट रिजल्ट प्राप्त किए जाते हैं तो उसे क्या कहेगा। एक ही बार क्रियान्वय किया जाता है टेस्ट को, ओके, और जो रिजल्ट मिल रहा है वो कंसिस्टेंट मिल रहा है, मतलब आइटम नंबर 1 में सभी के रिजल्ट कंप्लीट मिल रहा है, 2 में भी सभी के सेम मिल रहा है, 3 में भी सभी के सेम मिल रहा है, 4 में भी सभी के सेम मिल रहा है। तो इनको क्या कहा जाता है भाई, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग, टेम्पोरल स्टेबिलिटी या फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी, क्या कहोगे। बस भैया 4 क्वेश्चन और रह गए, 16 क्वेश्चन है टोटल, 4 ही बाकी है अभी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनल कंसिस्टेंसी, अंदरूनी बात हो गई भाई। हाँ, ये तो अंदर की बात है भाई, आंतरिक संगति हो गई, इंटरनल कंसिस्टेंसी हो गई। क्लियर, चलो जी, 4th नंबर वाला करेक्ट है, 4th। ओके, चलो जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करो भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जिसमें प्राप्तांकों के लेखन में परीक्षक का अपना पूर्वाग्रह उसे प्रभावित न करे उसे क्या कहा जाता है। देख लो भाई, क्वेश्चन को समझ लेना। जहां पर प्राप्तांकों के जो लेखन मतलब कि हम उसका स्कोरिंग करते हैं उस टाइम पर परीक्षक जो होते हैं, टेस्ट लेने वाला होता है, उसका अपना खुद का बायस उसे प्रभावित नहीं करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग, टेम्पोरल स्टेबिलिटी या फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करो भाई। क्या बात है भैया, हाँ, वेरी गुड। 2nd नंबर वाला आंसर करेक्ट है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग। ओके, स्कोर देने में बिल्कुल भी बायस नहीं होना चाहिए। ओके, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14, अब 2 ही क्वेश्चन बाकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में परीक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार का पक्षपात या पूर्वाग्रह ना करना क्या कहलाता है। चलो अगेन क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा घुमा फिरा के ऑप्शन डाल दिए भाई। ओके, चलो भाई, किसी भी प्रकार का पक्षपात या पूर्वाग्रह बायस वगैरह नहीं रखना है, उसको क्या कहेंगे, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या फिर नॉर्म्स, बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करो भाई। यस, वेरी गुड, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। ओके, क्लियर, यस, 3 नंबर का आंसर करेक्ट, वेरी गुड। चलो भाई, समझ रहे हैं चीजों को आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में विभिन्न समय पर स्थिरता का पाया जाना क्या कहलाता है। किसी एक ही व्यक्ति के जो स्कोर हैं, मान लो है, इसके जो भी स्कोर हो के विभिन्न समय पर अगर हम उसका टेस्ट ले रहे हैं, उसी टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर सभी समय पर सेम आपको स्कोर मिल रहा है, मतलब कि समय पर उसका स्थिरता पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या फिर नॉर्म्स, बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो भाई। यस, वेरी गुड, रिलायबिलिटी। ओके, एक ही टेस्ट को सेम सैंपल पर अगर हम अप्लाई करते हैं डिफरेंस टाइम पर और रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है तो मतलब कि ये हमारी रिलायबल है, टेस्ट जो है वो क्या है, रिलायबल है। ओके, चलो जी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जो परीक्षण क्या मापन कर रहा है ये बताइए। ओके, ये बताता हो वह परीक्षण क्या कहलाता है। चलो जी, परीक्षण की क्या कहलाएगी, जो भी टेस्ट है वो क्या मेजर कर रहा है, अगर ये बात बता रहा है टेस्ट आपको तो वो टेस्ट की क्या कहलाएगी भाई।
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करो। 16 का आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करो भाई। आगे भी हमने जोड़ मिलाए में भी देखा था ये तो। हम्म, यस, वेरी गुड, वैलिडिटी। ओके, सेकंड नंबर का आंसर आपका करेक्ट है। चलो जी, अभी है क्वेश्चन, क्या बात है भाई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किसी प्रतिनिधिक प्रतिदर्श के परीक्षण पर आए औसत प्राप्तांक को उस परीक्षण का क्या कहा जाता है। चलो जी, ये थोड़ा सा बाकी रह गया, देख लेते हैं। कोई भी प्रतिनिधिक प्रतिदर्श है, सैंपल है, जो प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधि का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका प्रतिनिधि कर रहा है, पॉपुलेशन का, पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो प्रतिनिधिक प्रतिदर्श के परीक्षण पर जो भी एवरेज स्कोर आते हैं, औसत प्राप्तांक का मतलब होता है एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर आता है, उसको उस परीक्षण का क्या कहलाएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करो। मे बी 18 क्वेश्चन होंगे। ओके, अच्छा, लाइव क्लास में अच्छा लगता है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, आगे आपको पता है क्या कंडीशन है ना। वरना मैं तो हर रोज लूंगी क्लास, जितना पॉसिबल होगा उतनी क्लास लूंगी लाइव। ओके, जो नहीं होगा वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखनी पड़ेगी भाई, है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं एवरेज स्कोर को याद रख लो नॉर्म से, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलो, हो गया आपका खत्म। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनको भी बता देना भाई यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी है मैम ने साइकोलॉजी सब्जेक्ट की। ओके, और पेपर 1 जो है वो हम कल से या तो फिर परसों से स्टार्ट करेंगे, और डायरेक्टली यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट होगा आपका पेपर 1 में रिसर्च से। ओके, जो कि हमारे साइकोलॉजी में भी वो यूनिट आता है। ओके, अगर पॉसिबल होगा तो हम इस चैनल पर भी उसको डाल देंगे, ओके, वीडियोस को। चलो जी, तो सबको बाय बाय, टेक केयर यू, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। चलो जी, जय श्री कृष्ण। ओके।